आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का जो हमारा प्रीमिक्स रहेगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहेगा। 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क से रिलेटेड। ठीक है जी। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो एनवायरनमेंट सेक्शन है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। तो कोशिश करनी है कि ये इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। डिसाइडिंग फैक्टर का रोल प्ले कर सकता है कि आप कट ऑफ के उस पार हैं उस पार। ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है एलिफेंट कॉरिडोर्स इन इंडिया के बारे में। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है आपको कौन कौन स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। तो पहले में क्या कह रहे हैं कि गज यात्रा जो प्रोग्राम है वो आपका लॉन्च किया गया था वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके एलिफेंट्स को और एलिफेंट कॉरिडोर्स को। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो एलिफेंट कॉरिडोर्स वहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिक से अगर बात देखी जाए गज यात्रा प्रोग्राम के बारे में, तो बिल्कुल करेक्टली यहां पर आपको बताया गया है कि आपके वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा ही लॉन्च किया गया है, उनके द्वारा ही लीड किया जा रहा है पूरा प्रोग्राम। बट जो आपकी डिक्लेरेशन की बात है कि एलिफेंट कॉरिडोर्स की डिक्लेरेशन की बात है, तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये सिर्फ वहां पर आपके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि जी हाँ ये आपके कुछ रीजन है जिन्हें हम एलिफेंट कॉरिडोर्स के तरीके से मानते हैं। बट जो डिक्लेरेशन की बात है, जो यहाँ पर फाइनल वर्डिंग रहेगी, जो फाइनली डिक्लेयर करेगा, वो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ठीक है जी। तो यही चीजें आपसे पूछी भी गई थी, तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट है, तो उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वही चीज आपको यहाँ पर भी बताई गई है कि अथॉरिटी किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ठीक है जी। एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या रहेंगे, नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड रहेंगी जो कि लार्ज हैबिटेट्स ऑफ एलिफेंट को वहां पर कनेक्ट कर रही हूं। तो क्रूशियल क्यों है कि आपने देखा ही होगा दिन प्रतिदिन ऐसी इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह या फेसबुक पर भी आपकी ऐसी वीडियोस आती रहती हैं जहां पर एलिफेंट्स आपके एक रीजन से दूसरे रीजन पे जाते हुए जो आपके हाईवे वगैरह कुछ रहता है वहां पर क्रॉस करने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से काफी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उस तरीके के जो आपके एनिमल फैटलिटीज हैं जो कि इन एक्सीडेंट्स की वजह से हो रही हैं, तो उन्हें रिड्यूस करने के लिए ऐसे एलिफेंट कॉरिडोर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब लीगल प्रोविजंस के बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि एडिशनल पॉइंट्स हैं आपके लिए यहाँ पर। कि पहली बात क्या है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत कि यहाँ पर जो बेसिक सा ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है कि जो हमारे देश का फ्लोरा एंड फौना है उसे प्रोटेक्ट करना है, कंट्री के इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को वहां पर सेफगार्ड करना है। ठीक है जी। तो उसी में ही जो आपका सेक्शन 36A है, तो वो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है जी, कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरीके के लिंक एरियाज को, लिंक प्रोटेक्टेड एरियाज को एज अ कंजर्वेशन रिजर्व्स। और जो ये कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं इन्हें आपके प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है एज पर सेक्शन 224A ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट। ठीक है जी। तो इस तरीके की जो भी रिजर्व्स रहेंगे वो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरी में वहां पर लाई करेंगे। तो बेसिकली जो ये आपकी डिक्लेरेशन की जाती है किसी भी कॉरिडोर की एज अ कंजर्वेशन रिजर्व या फिर कम्युनिटी रिजर्व, वो अलाउ करता है कि जो स्टेट है वहां पर वो उसे मैनेज भी करेगा, मेंटेन भी करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा वहां पर किसी भी तरीके की एक्टिविटीज को, किसी प्रकार का रॉन्गफुल गेन ना हो उसे प्रोहिबिट करेगा, किसी प्रकार का डैमेज ना हो, कोई इंजूरियस सब्सटेंसेस वहां पर यूज ना किए जाएं। तो इन सभी चीजों को वहां पर रेगुलेट करने में ये आपका बेसिकली डिक्लेरेशन हेल्प करेगी। ठीक है जी। गज यात्रा के बारे में 2017 में आपकी लॉन्च की गई थी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा। तो यहाँ पर बेसिक्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप अपने नोट्स में कंपाइल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी आपके मिशन या कैंपेन्स या जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हो किसी भी स्पीसीज से रिलेटेड, किसी भी एनिमल स्पीसीज से रिलेटेड, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं प्रोटेक्टेड एरियाज की, तो उसी से रिलेटेड अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है वो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत वहां पर दी गई है। सेकंड में कह रहे हैं नेशनल पार्क्स के बारे में कि वहां पर आपकी ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है, बट जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ की जाती हैं अंडर रेगुलेशन। तो ये 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताइए इन दोनों में से कौन कौन सी करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत ही वहां पर कवर किए गए हैं। इसमें आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 का कोई रोल नहीं है, तो स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट है। ठीक है जी। वहीं बात करें नेशनल पार्क्स के बारे में, तो वहां पर किसी प्रकार की आपकी ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपकी परमिशन ली जाए अंडर रेगुलेशन, वहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज अलाउ की जा सकती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहां पर आपकी फिर से करेक्ट हुई। तो बेसिस से अगर हम बातें कर लें कि जो इंडिया का जो नेटवर्क है प्रोटेक्टेड एरियाज का, वो कवर करता है क्या,
अबाउट 5% ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिक एरिया। ठीक है जी, और ये जितने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ये आपके डिक्लेयर किए जाते हैं अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जैसे कि हमने पहले भी देखा। तो वैसे कौन कौन से नेशनल पार्क्स हो गया, तो ये आपके स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड रहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, जहां पर आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग या फिर कल्टीवेशन वो बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या रहेगा, यहाँ पर जो आपके बेसिक सी जो प्रोटेक्शन दी जाएगी, जो प्रोटेक्टेड एरिया है रिजर्व किसके लिए, फॉर द कंजर्वेशन ओनली ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज। ठीक है जी, जो वहां पर जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज रहेंगी, हार्वेस्टिंग या टिम्बर कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, प्राइवेट ओनरशिप, ये कुछ कुछ चीजें अलाउड हैं बट वहां पर रेगुलेशन लगाई गई है। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोबारा से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड यहाँ पर आपको पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ठीक है जी, बताना है इन तीन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। तो बेसिक से अगर हम बात देखें, कह रहे हैं पहली स्टेटमेंट में कि अगर साइंटिफिक रिसर्च है, फोटोग्राफी है, टूरिज्म है, ये सभी चीजें इनसाइड आपके किसी भी सेंचुरी के अलाउड है। कब, ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। सेकंड में कह रहे हैं ग्रेजिंग भी आपके अलाउड है इनसाइड द सेंचुरी। थर्ड में कह रहे हैं जो आपकी लाइफ स्टॉक्स हैं इन एंड अराउंड द सेंचुरी रीजन आर प्रोटेक्टेड। तो ये तीन स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि ग्रेजिंग आपकी अलाउड नहीं की गई है। तो बेसिक सी बातें देख लें, जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है। क्यों, इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि फ्लोरा फौना और जो फीचर्स रहेंगे हमारे जियोलॉजिकल और बाकी इंटरेस्ट को उन्हें वो प्रोटेक्ट करने में सक्षम कर रहेगा। ठीक है जी, जो कहाँ से इस पे बेसिकली इसके एस्टैब्लिशमेंट कहाँ किसके थ्रू की गई है, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। फिर जो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो बेसिकली अलग अलग कंडीशंस को वहां पर देखते हुए, जो कि आपके सेक्शन 18 में मेंशन है, तो वहां पर वो बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर करते हैं किसी भी एरिया को एज अ सेंचुरी। ठीक है जी, तो रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज क्या रहेंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कि एंट्री इनसाइड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज रिस्ट्रिक्टेड, डैमेज टू बाउंड्री वर्क वो भी आपका रिस्ट्रिक्टेड है, और जो आपका चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रहेंगे वो परमिट कर सकते हैं एंट्री इनसाइड द सेंचुरी फॉर द पर्पस ऑफ फोटोग्राफी, साइंटिफिक रिसर्च, टूरिज्म, ट्रांजैक्शन ऑफ एनी यूजफुल बिजनेस जो कि आपकी किसी सेंचुरी के अंदर भी रह रहा हो। ठीक है जी, उसके अलावा अगर हम देखें तो आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रॉपर्टी हो गया, कॉजिंग फायर, बेसिक बेसिस से पॉइंट्स एंड यूज ऑफ रिगरस सब्सटेंसेस, ग्रेजिंग, पोजेशन ऑफ फार्म्स, तो ये सभी चीजें वहां पर बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड हैं। फिर बात करें ऑल लाइफ स्टॉक के बारे में, जो आपके आसपास से सेंचुरी में रह रहे हैं वो भी प्रॉपरली इम्यूनाइज्ड किए जाते हैं। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बात हो रही है यहां पर वेटलैंड्स अंडर वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2017 के बारे में। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो बेसिकली पहले में कह रहे हैं आपको कवर करता है एरियाज ऑफ मरीन वाटर द डेप्थ ऑफ विच एट द लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स। सेकंड में कह रहे हैं कि जो आपका ये कवर करता है मैन मेड वाटर बॉडीज को फॉर द पर्पस ऑफ एक्वाकल्चर, और थर्ड में कह रहे हैं ये आपका इंक्लूड करता है रिवर चैनल्स को भी और पैडी फील्ड्स को भी। तो ये तीन स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। तो बात कर लेते हैं रूल्स के बारे में। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये क्लियरली मेंशन करती हैं द एक्सेप्शंस व्हिच कैन नॉट बी नोटिफाइड एज वेटलैंड्स। कौन कौन सी हैं, तो बेसिकली जो आपके रिवर चैनल्स या पैडी फील्ड्स रहेंगी वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ह्यूमन मेड जो वाटर बॉडीज रहेंगी स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एक्वाकल्चर, सॉल्ट प्रोडक्शन, रिक्रिएशन, इरिगेशन पर्पसेज, इन्हें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वेटलैंड्स फॉलिंग विद इन द एरियाज कवर्ड अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, Forest Conservation Act of 1980, Wildlife Protection Act of 1972 and the Coastal Regulation Zone Notification of 2011। तो ये सभी आपके जो रीजन्स हैं ये आपके नहीं नोटिफाई किए जा सकते एज वेटलैंड्स। ठीक है जी, तो कौन कौन से रहेंगे, क्या कहते हैं ये रूल्स। तो बेसिकली वेटलैंड्स क्या रहेगा, एक आपका इंक्लूड करेगा एरिया ऑफ मरीन वाटर एट द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड्स आपके एक्सीड नहीं कर रहे 6 मीटर से ज्यादा। ठीक है जी, तो बेसिकली कन्वेंशन के तहत यहाँ पर देखा जाए जो आपके वेटलैंड्स हैं उसमें आपके ऑलमोस्ट एनी हैबिटेट विद द वाटर इज की टू एनवायरमेंट एंड इट्स वाइल्ड लाइफ वो वहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। इसमें आपके स्वैम्प्स आगे, मार्शेज आगे, बिलागॉन्ग्स, फिर आपके लेक्स वगैरह आगे। तो इस तरीके की जितने भी आपके नेचुरल या आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज रहेंगी वो यहाँ पर यूज की जाएंगी। ठीक है जी, फिर आपका जो वाटर रहेगा विद इन द एरियाज वो आपका स्टैटिक भी हो सकता है, फ्लोइंग भी हो सकता है, फ्रेश, ब्रैकिश, सलाइन। यहाँ पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई कि ये पर्टिकुलर तरीके का ही वाटर रहेगा। ठीक है जी, और जो आपके ये इनलैंड रिवर्स रहती हैं उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोस्टल या फिर मरीन वाटर को भी इंक्लूड किया जा सकता है। दे आर इवन अंडरग्राउंड वेटलैंड्स। ठीक है जी, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन रूल्स रिलेटेड जो कि आपको पता होनी जरूरी है। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, बात हो रही है रामसार कन्वेंशन के बारे में। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी यहाँ पर करेक्ट हैं। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 4 कोड्स दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो आपकी कन्वेंशन है प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन ओनली टू नेचुरल वेटलैंड्स एंड नॉट टू मैन मेड वेटलैंड्स। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके इंडिया का जो पहला सेंटर है फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट वो चेन्नई में सेटअप किया गया है। और थर्ड में कह रहे हैं इंडिया में 46 रामसार साइट्स हैं और ये हाईएस्ट नंबर है ऑफ द रामसार साइट्स इन एशिया। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। देख लेते हैं किस तरीके से। तो बेसिक से अगर हम बात देखें जो आपकी कन्वेंशन में रखी गई है, जो आपके वेटलैंड्स क्या रहेंगे, जो कि हमने पहले भी बात की, सभी लेक्स और रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्विफायर्स, स्वैम्प्स, मार्शेस, तो ये सारी जो डिटेल्स हैं आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है जी। फिर बात आती है कि किसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ आपके इस तरीके के रामसार प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, तो चाइना के पास हैं। इंडिया का हाईएस्ट नंबर है साउथ एशिया में ही। तो रामसार कन्वेंशन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहली बात ये जो आपकी इंटरनेशनल कन्वेंशन है किस चीज़ के लिए है, स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिटेट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। और इसे आपके कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नाम किसके ऊपर रखा गया, रामसार के ऊपर रखा गया, जो कि ईरान में एक जगह है जहां पर आपकी कन्वेंशन 1971 में साइन की गई थी और उसी से ही रिलेटेड आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए गए हैं। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो कि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जो आपकी जो पार्टीज रहेंगी टू द कन्वेंशन, वो आपकी किस तरीके से एक्ट करेंगी, 3 पिलर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि या तो वो काम कर सकते हैं टुवर्ड्स द वाइस यूज ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स, फिर आपके वो काम करेंगे किस पर, डेजिग्नेट सूटेबल वेटलैंड्स फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स, जो कि आपकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, जिसे हम रामसार लिस्ट भी कहते हैं। फिर आपका थर्ड क्या आता है कि कोऑपरेट करेंगे इंटरनेशनली ऑन ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड्स, कि आपके कुछ ऐसे वेटलैंड्स भी हैं जो कि ट्रांसबाउंड्री भी रहते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिक चीज़ें थी। और एक आपका करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट था कि फरवरी 2021 में इंडिया का पहला सेंटर जो रहेगा वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट का, वो चेन्नई में सेटअप किया गया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस जो कि आपके पर्टिकुलरली प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क से रिलेटेड थे। आई होप आपने सभी नहीं अच्छे से अटेम्प्ट किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, जहाँ पर हम डेली के आपके इस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थीम बाय थीम डिस्कस करते हैं, ताकि जो आपका सब्जेक्ट भी है वो भी आपका कवर होता रहे, हर एक जो टॉपिक है उसमें वो भी कवर होता रहे और आपकी प्रैक्टिस भी वहाँ पर होता रहे। एक फीडबैक सिस्टम है, आप पढ़ के आएंगे, आपने पढ़ा होगा, आप दोबारा से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कितना आप उस चीज़ को रिटेन कर पा रहे हैं या कितना अच्छे से आपने उस चीज़ को पढ़ा है। जो भी आपको लगता है मिसिंग पॉइंट्स अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कीजिए। और बात रही कल की, तो कल आपका साइंस एंड टेक का सेशन रहेगा, जिसमें हम हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़ा प्रिपेयर होकर आइएगा, मोस्टली इसमें से आपके करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया भी रहेगा करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। So that will be all the very best and have a good night.